नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। कल अपन ने बात की थी हार्डनर्स के बारे में, आज अपन बात करेंगे प्लास्टिसाइजर के बारे में। तो दोस्तों, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं हार्ड एंड शाइन चैनल, और इस चैनल पर हम लोग रोज़ नई नई जानकारियाँ लेके आते हैं कंक्रीट एंड प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज अपन जो बात करने वाले हैं प्लास्टिसाइजर में, तो प्लास्टिसाइजर कंक्रीट में क्यों डाला जाता है और प्लास्टिसाइजर नहीं डालने से कंक्रीट बनाने में क्या नुकसान होता है और प्लास्टिसाइजर डालने के बाद में कंक्रीट बनाने में क्या फ़ायदा होता है। तो इस पर आज अपनी डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट हो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो या कहीं के भी आप कंक्रीट के रिसर्च जर्नल्स आप पढ़ लें, जो लोग कंक्रीट पे रिसर्च करते हैं, तो वो कहते हैं कि कंक्रीट में WC रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। WC रेशियो मीन्स वाटर टू सीमेंट रेशियो। हमने कितनी सीमेंट डाली और उसके साथ में कितना पानी डाला, तो हर ग्रेड की कंक्रीट के हिसाब से उसका एक WC रेशियो मेंशन होता है। नॉर्मली कंक्रीट के ग्रेड जैसे आपने सुने होंगे M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M40, ऐसे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट। M इज ऑलवेज स्टैंड फॉर मिक्स एंड 40 या 30 या 25 जो भी लेते हैं वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो जैसे दोस्तों, जैसे M7.5, तो M7.5 का मतलब क्या है, आपने एक कंक्रीट बनाई, जैसे मैं आपको थंब रूल में बताऊं कि आपने उसमें 50 किलो सीमेंट डाला, 200 किलो फाइन एग्रीगेट यानी सैंड या स्टोन डस्ट डाला और 400 किलो उसमें कोर्स एग्रीगेट यानी स्टोन चिप्स डाला। तो इसमें सीमेंट तो 50 किलो है, तो इसको कितना पानी चाहिए है वो स्टैंडर्ड्स में प्रेस्क्राइब्ड है। आप गूगल में भी जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना कि हर कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन के साथ में उसका वाटर टू सीमेंट रेशियो। और पूरी कंक्रीट इंडस्ट्री की जो बैकबोन है दोस्तों, वो है क्या, वाटर टू सीमेंट रेशियो। अगर आपने वाटर टू सीमेंट रेशियो को कंट्रोल नहीं किया तो कभी भी आप बेस्ट क्वालिटी की कंक्रीट नहीं बना सकते हो। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वर्ल्ड की सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं जो कंक्रीट पे स्टडी करती हैं। तो वाटर टू सीमेंट रेशियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको इसको शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। वाई वाटर टू सीमेंट रेशियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंक्रीट। कि हम लोग जब भी कोई सीमेंट बनाते हैं, कोई भी कंक्रीट बनाते हैं दोस्तों, देखो तो उसमें जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, उसमें एक बाइंडर होता है, जैसे कि इसमें सीमेंट होता है कंक्रीट में, फिर उसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स है। तो सीमेंट क्या है सर, सीमेंट बाइंडर है और सीमेंट एक प्रकार का ऑक्साइड है। आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को ही बड़ी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज में किलन में गर्म करके उसे क्लिंकर बनाया जाता है, फिर उसमें ग्राइंडिंग एज डाले जाते हैं। तो सीमेंट एक प्रकार का ऑक्साइड है। तो सीमेंट को कंप्लीटली हाइड्रेट होने के लिए 38 लीटर्स वाटर की ज़रूरत होती है। 50 किलो सीमेंट, 100 किलो सीमेंट को जो रिसर्चर्स बोलते हैं कि 100 kg सीमेंट को कंप्लीटली हाइड्रेट होने के लिए 38 लीटर पानी का ज़रूरत होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोज अपन एक M20 ग्रेड की कंक्रीट को लेते हैं जिसमें 50 किलो सीमेंट होती है, 85 kg उसमें सैंड होती है और 170 kg के आसपास में उसमें एग्रीगेट्स होते हैं। तो उसमें अगर हम लोग इतना सारा, ये 350 kg के आसपास का टोटल इनपुट मटेरियल हो जाता है, 287.5 समथिंग अराउंड 300। तो अगर इसमें अगर आप 19 लीटर पानी डालेंगे तो आपके कंक्रीट में वर्केबिलिटी नहीं आती। वो कंक्रीट थोड़ा ड्राई सा होता है, उसको पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट करने के लिए, क्योंकि वाटर भी एक बाइंडर ही है, पानी भी एक बाइंडर है, कि इनिशियल बाइंडर तो पानी ही है, सारी चीज़ों को मिलाता है। तो जब 19 लीटर पानी हम उस जो मैंने आपको मिक्स डिज़ाइन बताया उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, वो कंक्रीट वर्केबल नहीं होती। फिर आप देखिए जो आदमी टाउलिंग करने वाला है या वाइब्रेटर चलाने वाला है या वाइब्रो टेबल पे कंक्रीट के पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप देखिए कंक्रीट की स्लरी टॉप पे नहीं आते, जिससे एग्रीगेट्स ऊपर दिखते रहते हैं और बाद में स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से दे नहीं पाते हैं। तो अभी स्टडी क्या बोलते हैं, अगर आप 19 लीटर से पानी ऊपर डालते हो तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। आप 19 लीटर पानी डालते हो तो आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो जब शोध हुए तो इसे पता चला कि उसमें पहले जैसे मेलामाइन बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर 1980 से 1990 की डिकेड में मेलामाइन, सल्फोनेटेड मेलामाइन, CNF, SNF, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिसाइजर्स होते थे।
वो प्लास्टिसाइज़र क्या करता था बेसिकली कि आपने 19 लीटर पानी सपोज कंक्रीट में डाला और वो प्रेस्क्राइब डोज में जो उनके डोजेज होते हैं बाइंडर के हिसाब से अगर आप वो डालो तो आपको ऐसा लगेगा कि जितनी वर्केबिलिटी, मान लो आप 19 लीटर पानी की जगह आप सपोज 25 लीटर पानी डालते हैं तो कंक्रीट में जितनी वर्केबिलिटी आती है, जितनी स्लरी आपको दिखाई देती है, उतनी स्लरी आपकी 19 लीटर पानी में ही दिख जाती है। और आपने 100 ग्राम 50 ग्राम कोई भी सुपर प्लास्टिसाइज़र डाला उससे वो वर्केबिलिटी आ जाती है। पर दोस्तों सुपर प्लास्टिसाइज़र भी कई तरीके के होते हैं। जैसे अब जो ज़माना है दोस्तों वो पीसी बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइज़र का, आप किसी भी कंपनी का प्लास्टिसाइज़र खरीदो वो पॉलीकार्बोक्सिलेट नहीं होता है, पीसी नहीं होता है। पीसी इज़ अ कैरियर। एक किसी भी सुपर प्लास्टिसाइज़र को बनाने के लिए हमको पीसी, अभी का पीसी, आज के दौर में पीसी यूज़ होता है। तो पीसी पॉलीकार्बोनेट, पर आप किसी भी आरसी का, बीएसएफ, फॉस्फोरो, किसी भी कंपनी का या मेरी कंपनी का भी आप मंगाओगे तो उसका साथ में जो टेक्निकल डेटा शीट और एमएसडीएस आते हैं तो आप उसमें देखोगे उसका नाम पॉलीकार्बोक्सिलेट नहीं लिखा होता, उसमें होता है मॉडिफाइड पॉलीकार्बोक्सिलेट। हर कंपनी अपने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करती है, क्योंकि पीसी एक नॉर्मल एक बेस मटेरियल है, उससे वो प्लास्टिसाइज़र नहीं है। दैट इज अ रॉ मटेरियल टू मेक अ प्लास्टिसाइज़र। तो पीसी को मॉडिफाई किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के साथ में, रिक्वायरमेंट के हिसाब में। अब जैसे एक आदमी आरएमसी की कंक्रीट बनाता है, आप आरएमसी तो जानते होंगे, जो गोल गोल ट्रांजिएंट मिक्सचर घूमते हुए चलते हैं, और बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लेके, क्योंकि बैचिंग प्लांट कहीं होता है, कंक्रीट कहीं बन रही होती है, सपोज किसी एक सड़क का काम चल रहा है, किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो उनका बैचिंग प्लांट हो सकता है 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर हो। या महानगरों में तो आप देखिए सिटी में तो जगह नहीं होते, ना वहाँ पे आप सैंड ला सकते हैं, ना एग्रीगेट्स ला सकते हैं, तो रेडी मिक्स कंक्रीट आती है। तो वो कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर में चल रहे कोई 40 किलोमीटर दूर से, 50 किलोमीटर दूर से, 25 किलोमीटर दूर से, उसका ट्रैवल टाइम आधे घंटे 1 घंटे हो सकता है। तो पहला तो वहाँ पे कंक्रीट को बनाने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि उसमें पानी कम लगे और अब उसकी वर्केबिलिटी भी मेंटेन रहे, तो उसमें प्लास्टिसाइज़र होता है स्लम्प रिटेंशन, मतलब एक प्रकार से रिटार्डेंट टाइप का होता है। मैक्सिमम कंपनियां रिटार्डेंट टाइप का ही सुपर प्लास्टिसाइज़र बनाती हैं ताकि वो कंक्रीट अपने ट्रैवल टाइम के दौरान जम ना जाए। तो वहाँ पे रिटार्डर्स होते हैं। कुछ कंपनियों को चाहिए होता है कि फास्ट सेटिंग चाहिए है, किसी को हाई रेंज वाटर रिड्यूसर चाहिए है। तो कंक्रीट इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें सुपर प्लास्टिसाइज़र डाले जाते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे दोस्तों मेरी कंपनी का एक प्लास्टिसाइज़र आता है फ्लोक्रीट, वो कंक्रीट के लिए होता है। अगर आप वो कंक्रीट में डालते हो तो उससे आपका सीमेंट का भी रिडक्शन होता है, अप टू 20% सीमेंट कैन बी रिड्यूस। और आपको जानकर खुशी होगी, इंडिया में कोई भी कंपनी ये चीज़ क्लेम नहीं करती है कि उसको डाल के आप 20% सीमेंट सेव कर सकते हो। हमने अपने ट्रायल्स में, अपने टेस्टिंग में हमारे बहुत सारे कस्टमर जो उसको यूज़ करते हैं उसमें देखते हैं कि उसमें अप टू 15 to 20% सीमेंट का सेविंग होता है। हमारा प्रोडक्ट इज़ अ ब्लेंडेड विथ सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल 18,000। आप नेट पे जाके सर्च कर लो, कोई भी नहीं बताएगा कि मैं अपने केमिकल में क्या मिलाता हूँ। और कोई आप लोग भी खरीदते हो, आप देखो कोई इतना खोल के नहीं बताता है कि मैं क्या करता हूँ। मैं अपना हमारा जो पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइज़र होता है, जैसे सेट एंड शाइन है, फ्लोक्रीट है, रैपिडेश है, हम बोलते हैं आपको हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में आपको पानी से क्यूरिंग नहीं करनी है। तो आप देखिए उसमें आप देखेंगे क्यूरिंग नहीं करने के बाद भी आपकी रिजल्ट ज़्यादा आती है और आप ये इको फ्रेंडली होता है। इसको डालने से एक तो कंक्रीट को बनाते वक्त आपको पानी कम लग रहा है, दूसरा कंक्रीट बन जाने के बाद में आप जो क्यूरिंग में पानी का बहुत सारा मैसिव क्वांटिटी में वेस्ट करते हो वो भी नहीं रहता है। तो इसमें क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा, इससे वाटर का डिमांड कम होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारा जो प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हो सुपर प्लास्टिसाइज़र, तो कंक्रीट एक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग नेचर की हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हम क्या डालते हैं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं ताकि उसको क्यूरिंग ना करनी पड़े। ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल आप नेट पे जाके सर्च कर लो कि वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूरिंग कंपाउंड इज पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल 18,000। तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल ब्लेंड करते हैं, फिर उसमें हमारे को डिफॉर्मर्स डालना पड़ता है। आप वाइब्रेटर क्यों चलाते हो कंक्रीट में, क्योंकि एयर बाहर आ जाए, तो अब उसमें कुछ एडमिक्सचर्स भी ऐसे डालते हैं ताकि आप उसको डालने से कंक्रीट से एयर बाहर आ जाए, इंटरप्ट एयर बाहर आ जाए। तो डिफॉर्मर भी एक प्रकार का एक केमिकल एडमिक्सचर ही होता है। जैसे अभी CLC बनाते हैं तो फोम डालते हैं, उसमें हवा भरते हैं,
तो वो एक प्रकार उसको बोलते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। उसके बारे में मैं आगे में टॉपिक कवर करूंगा कि जब आप CLC बनाते हो तो क्या करते हो, उसमें आप क्या डाल रहे हो, फोम डाल रहे हो ना, आप हवा उसके अंदर भरनी है। तो हवा भरने के लिए भी एडमिक्सचर है और हवा निकालने के लिए भी एडमिक्सचर है। तो उसको एक होता है एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर और एक होता है डीफोमर। फोम जो जनरेटर उसको बाहर किया, तो जब एयर बाहर आएगा तो ऑब्वियसली आपका कंक्रीट मैसिवली कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और जब वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो कम सीमेंट में भी आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा। दोस्तों देखो, अभी सीमेंट के प्राइसेस बहुत हाइक कर रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग रोज़ है, हमारी कंपनी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती रहती है जिसको डाल से आपकी सीमेंट की सेविंग हो। अभी आपको वाइब्रेटर पहले आधा घंटा चलाना पड़ता था, तो अभी वो 20 मिनट में हो जाता है। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, बिजली भी खर्च होते हैं तो एनर्जी की सेविंग होती है। और मोल्ड में आपको ऑयल वगैरह भी नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि मोल्ड में जब ऑयल आप लगाओगे तो उसका भी खर्चा है, और नहीं लगाते हो तो आपका माल चिपकता है, तो उसमें ऑयल लगाने की इवन जो लोग फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते तो उन्होंने देखा होगा कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक बार बार प्रेस करती है तो उसके जो पंचेज होते हैं, उन पंचेज में बहुत ज़्यादा माल चिपकने लगता है। तो चिपकने के कारण क्या होता है, बार बार आपको ब्रश मारना पड़ता है। करीब हर 10, 12, 15 पंच के बाद में उसमें माल जमा हो जाता है। तो पंचेज में माल चिपकने से फिर वही इंप्रेशन आपके फिनिश गुड में जाता है, तो आपका ईटा खराब दिखता है। तो हमारा प्लास्टिसाइजर यूज़ करने के बाद फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए रैपिड ऐश मेरा प्रोडक्ट आता है, और पेवर ब्लॉक्स के लिए सेट एंड शाइन आता है, प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स के लिए प्रीफास्ट आता है, और रेडी मिक्स कंक्रीट या आप घर का छत डाल रहे हैं, स्लैब डाल रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, बीम डाल रहे हैं, RCC कर रहे हैं, PCC कर रहे हैं, उसके लिए फ्लोक्रीट आता है। तो ये हमारे सारे के सारे पॉलीकार्बोक्सिलेट, मॉडिफाइड पॉलीकार्बोक्सिलेट में सुपर प्लास्टिसाइजर हैं। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखें। किसी को एक्सेलरेटिंग चाहिए, अब जो पेवर ब्लॉक आदमी बना रहा है तो उसको सेटिंग फास्ट चाहिए, तो हमारा उसका मॉडिफिकेशन अलग होता है। जो आदमी RMC की कंक्रीट बना रहा है उसके लिए हमारा सिस्टम अलग होता है, सर हर एक का अलग। लेकिन ये सारे के सारे सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं। जो मेलामाइन या सल्फोनेट या CNF आते थे, दे वर नॉर्मल प्लास्टिसाइजर्स। ये इसको थर्ड जनरेशन प्लास्टिसाइजर भी बोलते हैं, जो PC बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। अब दोस्तों, इसमें PC बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर में जो सबसे बड़ा पंगा होता है, आप लोग देखोगे, और मेरे से कई लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और मैं उनको जो समझाना चाहता हूँ कि PC बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर, मॉडिफाइड सुपर प्लास्टिसाइजर हमेशा आपको सॉलिड कंटेंट के ऊपर में आता है। आपको 45 रुपीज़ में भी PC बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर मिल जाएगा, 40 रुपीज़ में भी मिल जाएगा, 60 रुपीज़ में भी मिल जाएगा, 80 में भी मिल जाएगा, 100 में भी मिल जाएगा, 150 में भी मिल जाएगा, 200 में भी मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया में भी उनका प्रोडक्ट आता है। आप देखो, उनके भी 200-200 रुपये kg के सुपर प्लास्टिसाइजर्स आते हैं। इंडियन मार्केट में कम चलते हैं, जैसे BASF का मास्टर जेलेनियम होता है, सीका का विस्कोक्रीट होता है, या हमारा सेट एंड शाइन है, रैपिड ऐश है, फ्लोक्रीट है। तो हम लोग भी जो बनाते हैं उसका सॉलिड कंटेंट होता है। अब सॉलिड कंटेंट का मतलब क्या है कि आप जैसे नॉर्मल PC लेके आओ मार्केट से, जो बाज़ार में मिलता है पॉलीकार्बोक्सिलेट, वो आपको बाज़ार में कोई 70-75 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो के अंदर में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप उसको देखिए, आप उसकी जो डेंसिटी आप चेक करो मार्केट में, वो रॉ मटेरियल है, वो सुपर प्लास्टिसाइजर नहीं है, वो रॉ मटेरियल है। अगर आप उसको 1 लीटर, आपको उसके साथ CO TDS भी जो आएगा, तो आप उसमें अगर चेक करोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो ग्रेविटी होती है, बल्क डेंसिटी, आप 1 लीटर में नॉर्मल PC को भरोगे तो वो करीब करीब कितना आएगा, 1020 ग्राम से लेके 1050 ग्राम। अब उसमें सॉलिड कंटेंट अपने हिसाब से, जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफाइड करने का जो सुपर प्लास्टिसाइजर बनाते हैं, तो उसमें क्योरिंग कंपाउंड डाल रहे हैं, उसमें एक्सेलरेटर्स डालना पड़ता है, उसमें डीफोमर्स डालना पड़ता है, तो उसके अंदर माल गया तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। इसीलिए जितना ज़्यादा उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन डालने के क्या उसका सॉलिड कंटेंट बढ़ेगा। सॉलिड कंटेंट बढ़ने से ही, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप मेरा कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, खास तौर से सेट एंड शाइन, रैपिड ऐश, फ्लोक्रीट, प्रीफास्ट, ये 4 हमारे प्रीमियम सेगमेंट के सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं। आप इसको 1 लीटर में भरेंगे तो उसका वजन करीब करीब 1250 ग्राम आएगा, करीब करीब 1250 ग्राम आएगा। और इसके रेट से, जैसे कई बार मेरे से लोगों से बात होती है तो बोलते हैं सर आपका थोड़ा महंगा है। अनडाउटली महंगा है सर,
वो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से महंगा। आप मेरे हिसाब से आपने मेरे को बोला सर मेरे को दूध 20 रुपये लीटर मिलता है, आप दूध 40 रुपये लीटर देते हो। मैं क्या बोलता हूँ, सर मेरा दूध 100% प्योर है, आप लैक्टोमीटर लगा के देख लो। मैं बोलता हूँ ना, आप लीटर में भर के वजन चेक करो, 1250 ग्राम से कम आए तो मेरे को पैसा मत देना। वो प्योर, एक आदमी 25 रुपये में भी बेचता है दूध, तो उसमें आधा पानी आधा दूध, ऑब्वियसली कहाँ से लाएगा, आप भी समझते हो। तो ये जो मैं आपको एजुकेट करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप जब भी निर्णय करें तो आप अपने टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से निर्णय करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। दूसरा सर, इंडिया में इकलौती हमारी कंपनी है हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, कि जब हमसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप मान लीजिए फ्लाई ऐश ब्रिक बना रहे हो, आप पेवर्स बना रहे हो, आप कंक्रीट का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कंक्रीट बना रहे हो, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ में आपको उसका मिक्स डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ में आपको टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ में आपको इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के लिए, कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो सर, ऑब्वियस सी बात है 2 पैसे कमाने के लिए बना रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट को कैसे इकोनॉमिकल, कैसे सस्ता किया जा सकता है और कैसे बेहतर किया। सस्ता करना बड़ी बात नहीं, आप 10 किलो सीमेंट घटा दो, माल सस्ता हो गया, लेकिन ये सस्ता नहीं कहलाया, आपने क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया, आपकी क्वालिटी नीचे आ गई। लेकिन हम जो सोल्यूशन देते कि सर आप 10 किलो सीमेंट तो घटा दो, लेकिन आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम में उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और वर्केबिलिटी फास्ट होनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस भी हम देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आप लोगों को ये सुपर प्लास्टिसाइज़र का टॉपिक पसंद आया होगा, और सुपर प्लास्टिसाइज़र के साथ में मैंने थोड़ा सा डिफॉर्मर को भी कवर किया और थोड़ा सा रिटार्डर को भी कवर किया। तो कल फिर किसी नए एडमिक्सचर के साथ में आएंगे, जैसे एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया CLC ब्लॉक बनाने के लिए हम उसमें फोम डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं, उसका क्या काम होता है, तो उसके बारे में कल लेके आएंगे। लेकिन आज के जैसे वाकई अगर आप फिर से मुझे प्रमोट करोगे, मुझे उत्साहित करोगे, तो कल फिर मैं लेके आऊँगा CLC ब्लॉक में जो यूज़ होने वाला फोमिंग एजेंट है उसका क्या काम होता है, और CLC ब्लॉक में डालते हो उसको क्या क्या पैरामीटर ध्यान में रखने, वो एयर एंटरटेनिंग है, उसका पर्पस क्या होता है वो मैं कल आपको क्लियर करूँगा। तो धन्यवाद हार्ड एंड शाइन में बने रहने के लिए, और लाइक करिएगा, शुक्रिया।